India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ जिले के संरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। किले के 5 किलोमीटर तक खनन व विस्फोट पर रोक। 2 सप्ताह के भीतर विशेषज्ञ समिति गठन का आदेश। चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर रद्द करने की है मांग। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक भवनों को सुलभ बनाने का दिया निर्देश। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को रिसर्च का खर्च वहन करने को कहा। दिल्ली दंगों साजिश मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा, आसिफ इकबाल, तन्हा देवांगना, कलिता नताशा नरवाल को बेल मिली तो शर्जील इमाम को क्यों नहीं। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक महत्व के चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने किले के 5 किलोमीटर के दायरे में खनन आदि के लिए किसी भी तरह के विस्फोटक पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआरआई रुड़की की रिपोर्ट को देखने और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक महत्व के चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण के आदेश दिए। कोर्ट ने किले के 5 किलोमीटर के दायरे में खनन आदि के लिए किसी भी तरह के विस्फोटक पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया है, जो पर्यावरण प्रदूषण और 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर खनन के लिए किए जाने वाले विस्फोट के किले पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने गत 12 जनवरी को दिए गए आदेश में चित्तौड़गढ़ किले पर खनन के लिए किए जाने वाले विस्फोट और आसपास के प्रदूषण के किले पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति चिंता जताई है। कोर्ट ने किले पर विस्फोट के प्रभाव व अन्य प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद, झारखंड के चेयरमैन एक विशेष टीम गठित करेंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, भूकंप इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी और खनन इंजीनियरिंग के लोग होंगे। विशेषज्ञ समिति का गठन 2 सप्ताह में किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजस्थान स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी RSPCB के चीफ इंजीनियर समिति के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ये विशेषज्ञ कमेटी अध्ययन करेगी कि 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर होने वाले विस्फोट का क्या किले की इमारत पर कोई प्रभाव पड़ता है, किले की उम्र के अलावा वहां दरारें आने के और क्या कारण है, क्या अनियंत्रित संख्या में पर्यटकों का किले की इमारत पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, अगर हाँ तो इसे रेगुलेट करने के क्या सुझाव है। कोर्ट ने कमेटी को 5 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर 9 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ किले के 10 किलोमीटर में किसी भी तरह के खनन पर रोक लगाने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2012-13 से लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में CBRI रुड़की की रिपोर्ट को देखने और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश दिए। रुड़की रिपोर्ट में किले की दुर्दशा के अन्य कारण भी दिए गए थे, जैसे कि धन की समस्या, पर्यटकों की संख्या, अवांछित वनस्पति का बढ़ना और मूर्तियों का विरूपित होना भी किले की दुर्दशा में योगदान दे रहा है। साथ ही किला क्षेत्र में कूड़ा कचरा और बंदरों का आतंक होने की भी बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग करने वाली आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी मंगलवार को फैसला सुनाएगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला M त्रिवेदी के खंडपीठ, जिसने पिछले साल 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था, मंगलवार दोपहर 1 बजे फैसला सुनाएगी। नायडू के वकील सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा द्वारा तर्क दिया गया प्राथमिक बिंदु पर है और साथ ही पुलिस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी प्राप्त किए बिना मामले में नायडू को आरोपी नहीं बना सकती। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी द्वारा प्रस्तुत राज्य ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा, चूंकि अपराध 2018 संशोधन के माध्यम से PC एक्ट में धारा 17A को शामिल करने से पहले थे, इसीलिए मामले में पूर्व मंजूरी का आदेश लागू नहीं है। नायडू को 9 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया और 31 अक्टूबर तक हिरासत में रहे, जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। बाद में 20 नवंबर को हाईकोर्ट ने ये तर्क देते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी कि उनके खिलाफ प्राथमिक दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। ये मामला 2014 और 2019 के बीच TDP के शासन के दौरान फर्जी कंपनियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम से लगभग 371 करोड़ रुपए के कथित गबन से संबंधित है और वह राज्य से जुड़े कौशल विकास निगम के घोटालों के से साथ ही संबंधित 2021 की FIR में 37वें आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि जब हाईकोर्ट को आपराधिक मामले रद्द करने के लिए CRPC की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा गया, तो ये इस सवाल पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट के लिए बाध्य है कि क्या आरोप अपराध का गठन करेंगे जो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए जिसने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर असंतोष व्यक्त किया कि IPC की धारा 420, 406, 504 और धारा 56 के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं बनती। अपीलकर्ता अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 420, 406, 504, 506 के तहत उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामला रद्द करने के लिए CRPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने ये कहते हुए आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन और इस स्तर पर मामले के तथ्यों को देखने से ये नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बनता है। बाद में आपको बता दें कि की गई सभी दलील तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित है जिनके लिए साक्ष्यों की आवश्यकता होती है और CRPC के धारा 482 के तहत इस न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अभियुक्त अपीलकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक दलील जो है वो अपील दायर की गई है और अदालत ने कहा है कि पहलू के अलावा FIR और उसके बाद दायर की गई चार्जशीट की स्कैनिंग से हमारा मानना है कि IPC की धारा 420, 406, 504 और 506 के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं बनाई गई। अपेक्षित आदेश से पता चलेगा कि उक्त पहलू पर हाईकोर्ट द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। जब हाईकोर्ट को CRPC की धारा 482 के तहत इस
तरह के तर्क उठाने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा गया। ये हाईकोर्ट के लिए इस सवाल पर विचार करने के लिए बाध्य था कि क्या आरोप अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए अपराध का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज स्टडीज या CDS का खर्च वहन करने का निर्देश दिया, जिसे पहले से सार्वजनिक भवन और स्थान दिव्यांग व्यक्ति के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया। ये निर्देश राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ मामले में 15 दिसंबर 2017 को जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण के खंडपीठ के आदेश के तहत आए हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों और इमारतों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए समय सीमा के साथ कुछ निर्देश पारित किए गए थे। कोर्ट ने 29 नवंबर 2023 को CDS नालसा को इस संबंध में अध्ययन करने के लिए कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पहले कहा कि सभी राज्यों और केंद्र भवनों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन वाहन, सरकारी वेबसाइट्स, ICT परिस्थिति की सिस्टम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ कैसे बनाया जाए, इस पर रिपोर्ट बनाई जाएगी और इसे 6 महीने में अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। कोर्ट ने शुक्रवार को CDS प्रमुख अमिता ढांडा द्वारा रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 31 दिसंबर 2023 को रजिस्ट्री को भेजा गया स्वीकृति मेल स्वीकार कर दिया और साथ ही साथ इस मेल को स्वीकार कर लिया है। और CDS के प्रमुख प्रोफेसर अमिता ढांडा ने रजिस्ट्री को अपने ईमेल में ये भी संकेत दिए हैं कि सीमित संसाधनों के लिए इसके साथ ही नालसा के लिए किए जाने वाले कार्यों से मेल नहीं खा सकता है। उसी पर ध्यान देते हुए CJI की पीठ ने निर्देश दिया। परियोजना के लिए यूनिवर्सिटी के खर्च की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगता विभाग द्वारा की जाएगी। प्रोफेसर ढांडा ने कहा है कि CDS वित्तीय मितव्ययता के सभी मानदंडों का पालन करते हुए कार्य करेगा, जो सार्वजनिक खर्च को सूचित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई ये कहते हुए रद्द कर दी कि FIR 34 साल के अंतराल के बाद दर्ज की गई, वह भी केवल इस बयान पर कि अपराध के समय पीड़िता नाबालिग थी। कोर्ट ने कहा कि हमने पाया कि 34 साल बाद मामला दर्ज करना और वह भी इस बयान के आधार पर कि अपराध के समय पीड़िता नाबालिग थी, कार्रवाई रद्द करने का आधार हो सकता है। जस्टिस BR गवाई और संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि FIR में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अभियोजक 34 साल की लंबी अवधि तक चुप क्यों था। फैसले पर पहुंचने में बेंच ने आगे विचार किया कि अभियोजक और अपीलकर्ता के बीच रिश्ते से पैदा हुए बेटे को अपीलकर्ता ने अपने बेटे के रूप में माना और नकद धन सहित सभी सुविधा उसे दी गई थी। अदालत ने कहा कि इसे पता चलता है कि संबंध सहमति से बने थे। ये मामला 2016 में पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत से संबंधित था, जिसमें आरोप लगाया गया कि जब वह 15 वर्ष की थी तो अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया था और 1983 में रिश्ते से बेटे का जन्म हुआ था। जांच पूरी होने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई और ऐसे में ये दायर की गई, जिसमें जांच अधिकारी ने उल्लेख किया कि अपीलकर्ता को अभियोजक के बेटे का जैविक पिता पाया गया। ये भी उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता ने अपने बेटे को नकद धन और अन्य सुविधाएं दी है और हालांकि उसकी पत्नी के लालच के कारण अभियोजक और उसके बेटे ने 34 साल बाद FIR दर्ज की। संबंधित मजिस्ट्रेट ने फाइनल रिपोर्ट खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया जाए। व्यथित होकर अपीलकर्ता ने CRPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन राहत से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि FIR उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए दर्ज की गई और ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। रिकॉर्ड देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अभियोजक के बेटे द्वारा दिए गए बयान में ये स्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता उसे नकद धन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहा था।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि शर्जील इमाम की तुलना जमानत पाने वाले से क्यों नहीं की जा सकती। आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जून 2021 में उच्च न्यायालय ने साजिश मामले में जमानत दे दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की एक चार्ट दाखिल करने को कहा, जिसमें शर्जील इमाम की भूमिका को उन आरोपियों से अलग किया जाए जिन्हें दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जमानत दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने मामले की खूबियों पर विचार किया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ आज मामले के अंदर इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि इमाम के वकील और दिल्ली पुलिस भी मामले में अपने लिखित दलीलें दाखिल करेंगे और जिसके बाद मामले को आगे की कार्रवाई के लिए 19 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया। विशेष लोक अभियोजक एसपीपी अमित प्रसाद दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और कहा कि तन्हा, कलिता और नरवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये इमाम का काम है कि वह अपना मामला गुणदोष के आधार पर न रखे, न कि अभियोजन पक्ष को दिखाना चाहिए उनकी भूमिका जमानत पाने वाले से किस प्रकार भिन्न है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि इमाम 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि इमाम और अन्य ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल करके दंगे आयोजित करने की साजिश रची। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद न्यायमूर्ति कैद की अध्यक्षता वाली पीठ इमाम की जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई कर रही है। फिल्म आंख मिचौली पर दिव्यांग लोगों का मजाक बनाने का आरोप लगाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा देश में फिल्म को रिलीज होने से पहले उसे सेंसर बोर्ड के पास होना होता है और ऐसे में उससे ज्यादा सेंसरशिप की जरूरत नहीं है और एक फिल्मकार की रचनात्मक स्वतंत्रता का सम्मान किए जाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि हर विषय को देखने के दो पहलू हो सकते हैं। जरूरत है कि फिल्म को देखते हुए ज्यादा भावुक होने से बचे। वैसे भी जब आपको बता दें कि सेंसर बोर्ड फिल्म को पास कर चुका है तो कोर्ट के दखल की गुंजाइश कम ही बनती है। कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा है कि कुछ सामग्री के अपमानजनक होने की संभावना के बावजूद सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए बुराइयों के अस्तित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की, रचनात्मक स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिसे हम संजोना चाहिए और ऐसे में इसे कम करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ये मूर्खतापूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे वहीं छोड़ दे। किसी विषय पर दो राय हो सकती है, लेकिन साहसी दिमाग से फिल्म देखें। ऐसा न करें, इसे संवेदनशील दिमाग से देखें। दिव्यांग वकील निपुण मल्होत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि 2023 में रिलीज हुई फिल्म में अल्जाइमर से पीड़ित एक पिता के लिए भूखड़ बाप मूक बधिर के लिए साउंड प्रूफ सिस्टम और हकलाने वाले शख्स के लिए अटकी हुई कैसेट जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि वह इस फिल्म के निर्माता सोनी पिक्चर को निर्देश दें कि वो दिव्यांगता और दिव्यांग लोगों द्वारा झेली जाने वाली दिक्कतों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शॉर्ट मूवी बनाए। गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह गुजरात लोक सेवा आयोग या जीपीएससी को एक महिला के प्रति उसकी असंवेदनशीलता के लिए फटकार लगाई थी, जिसे नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए कहा गया था। इस तथ्य पर विचार किए बिना कि उसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया। महिला राधिका पवार को सहायक प्रबंधन वित्त और लेखा वर्ग 2 के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। पद के लिए चयन प्रक्रिया वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। हालांकि परिणाम 8 दिसंबर 2023 को ही घोषित किए गए।
और पवार को सफल उम्मीदवारों में से एक के रूप में दिखाया गया था। पवार को प्राप्त ईमेल के अनुसार सफल उम्मीदवारों के लिए अंतिम साक्षात्कार 1 और 2 जनवरी 2024 को निर्धारित किए गए थे। हालांकि उन्होंने जीपीएससी को एक ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि वह गर्भवती थी और उनकी डिलीवरी जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाली थी। बाद में उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को एक बच्चे को जन्म दिया और एक ईमेल भेजकर सूचित किया कि वह गांधीनगर जिले की यात्रा करने की स्थिति में नहीं होंगी और जो उनके निवास से बता दें आपको कि कम से कम 300 किलोमीटर दूर है। उन्होंने अगर संभव हो तो वैकल्पिक व्यवस्था का भी अनुरोध किया था। हालांकि जीपीएससी ने एक ईमेल के माध्यम से पवार को सूचित किया कि उन्हें या तो 2 जनवरी को आना चाहिए और कोई अन्य तारीख उन्हें नहीं दी जाएगी। याचिकाकर्ता की शिकायत पर ध्यान देते हुए न्यायमूर्ति निखिल कारियल ने कहा कि जीपीएससी का आचरण सबसे पवित्र प्राकृतिक प्रक्रियाओं में से एक जो बच्चे को जन्म देना है के प्रति पूर्ण लैंगिक असंवेदनशीलता को दर्शाता है। न्यायालय ने ये भी कहा कि चयन प्रक्रिया अपने आप में बिजली की गति से नहीं चल रही थी, विशेषकर तब जब ये 2020 में शुरू हुई थी, जबकि परीक्षा के परिणाम केवल दिसंबर 2023 में घोषित किए गए थे। 9 जनवरी को कोर्ट ने मामले में जीपीएससी से जवाब मांगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.